हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो आपका पेपर है, ये आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है, जिसको HI, VI और IDD यहाँ तक कि MD ट्रेड के बच्चे भी इस पेपर का अध्ययन करते हैं। तो एक तरीके से ये कॉमन पेपर है आपका, जो सभी ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करते हैं। इसमें आज से हम ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को इसमें 3.5 तक कवर कराया गया है, जो कि पुरानी वीडियो है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर भी आप लोगों को अगर वो वीडियोज नहीं मिल रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है कॉमन पेपर का, तो आप देख सकते हैं। इसमें आज जो हम कवर करेंगे वो यूनिट फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले, और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सब यूनिट 1.1 की, जो कि आपका टॉपिक आज का रहेगा दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और दिव्यांगता के मॉडल। इसके बारे में आज हम जानेंगे पूरा डिटेल से। तो इसके पहले अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस पेपर में समस्या बनी हो, या आपको कभी भी इसके बारे में कोई क्लास ना चलाई गई हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप अन्य सब्जेक्ट के वीडियोज भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए गए हैं। इसके साथ ही आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, ये सब आपको वीडियोज में मिल जाएगा। और आपको इसी चैनल पे बने रहना है, आपको कहीं अदर नहीं भटकना है। अगर आप कहीं अदर भटकेंगे, अदर चैनलों पर जाएंगे, तो शायद आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब भी हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज अपने इस सब यूनिट 1.1 की। ये आप देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक है, उससे संबंधित हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है उससे आपके क्वेश्चन पूछने की जो संभावना होगी वो इस प्रकार होगी कि दिव्यांगता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी वो पूछेगा। हिस्टोरिकल पार्ट जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा। इसके साथ ही दिव्यांगता के विभिन्न जो मॉडल हैं उसको विस्तार पूर्वक लिखने के लिए भी बोलेगा। तो हम इसी वीडियो में इस पूरे सब यूनिट को कवर करेंगे। हम नेक्स्ट कोई पार्ट नहीं देंगे आपको कि आपको बार बार वीडियोज़ देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये कहता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिव्यांगता है, ये कोई नई अवधारणा नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जो प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या के परिणाम स्वरूप उभरी हो। यानी कि जो दिव्यांगता है इसको हम पहले विकलांगता के नाम से जानते थे, और ये आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि दिव्यांगता होने के बावजूद भी वो काफ़ी चर्चित हुए हैं, और यहाँ तक कि हमारे कवि में भी देखा जाए और हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक हैं उनमें भी अगर देखा जाए तो हमारी ये जो दिव्यांगता है उसमें भी देखने को मिलती है। तो ये कोई नया शब्द नहीं है जो आज आप पहली बार सुन रहे हैं, बल्कि दिव्यांगता जो है वो प्राचीन अवधारणा है जो तब से अस्तित्व में आया है जब मानव अस्तित्व में आया है। यानी कि जब इस धरती पे मानव का जन्म हुआ तभी से ये दिव्यांगता भी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि ये दिव्यांगता अलग से कोई चीज़ बाद में उत्पन्न हुई हो। हालांकि दिव्यांगता नहीं बदली है, बल्कि दिव्यांगता के जो अर्थ हैं वो हमारे विचार के साथ साथ समय के साथ साथ वो बदल गए हैं। जैसे कि पहले हम विकलांगता कहते थे उस चीज़ को, और अब हम इस टाइम पे उसको हम दिव्यांगता के नाम से जानते हैं। अब हम किसी भी व्यक्ति को विकलांग नहीं कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं दिव्यांग है वो, क्योंकि उसका दिव्य है अंग, इसलिए उसको हम दिव्यांग बोलेंगे।
समय परिवर्तन के साथ साथ लोगों के जो देखने का नज़रिया है वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है, जिसमें शिक्षा शास्त्री, धर्मावलंबी, महात्मा, ऋषि मुनि आदि सभी लोग जो हैं वो विशेष योगदान अपना इसमें दिए हैं। इन्होंने भी दिव्यांगता को समाज का एक मुख्य भाग माना है और इनकी सामाजिक व शैक्षिक जो उन्नति है वो कहीं ना कहीं इसमें अपना ये इन्होंने भाग दिया है और एक तरीके से इन्होंने उसमें काफ़ी कठिनाइयों के साथ में इस चीज़ को उजागर किया है और इनके लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि ये भी बच्चे आगे चल कर के सामान्य बच्चों की तरह जीवन यापन कर सकें। इसी में हम बात करेंगे कि ये जो हमारे ऋषि मुनि थे या फिर हमारे जो धर्मावलंबी थे, शिक्षा शास्त्री थे, शिक्षाविद थे जिसको हम बोलते हैं, या मुनि थे, ये सभी लोग किस प्रकार से अपना योगदान कौन कौन सी सदी में दिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 16वीं सदी से, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पोप ग्रेगरी प्रथम थे, इन्होंने एक आदेश जारी किया था कि अपने अनुयायियों को कि जो भी दिव्यांगजन होंगे उनकी आपको सेवा करना होगा। यानी कि 16वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी प्रथम इन्होंने सबसे पहले ये आदेश दिया कि अपने अनुयायियों को, जो भी उनके नौकर या सेवक थे, उनको इन्होंने एक आदेश दिया कि जो भी दिव्यांगजन आपको मिले उनकी सेवा आपको ही करना होगा। अब हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी की। तो 16वीं शताब्दी में बस आपको इतना ही जानना है कि पोप ग्रेगरी प्रथम जो थे उन्होंने ऐसा आदेश दिया था कि हमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, या फिर अपने अनुयायियों से भी इन्होंने यही चीज़ कहा कि दिव्यांग व्यक्ति अगर मिले तो उनकी सेवा आपको करनी है। 17वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलता है कि 17वीं शताब्दी में जो दिव्यांग थे उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी उसकी देखरेख की व्यवस्था भी की जाने लगी, क्योंकि इसके पहले जो था तो दिव्यांग व्यक्तियों को एक तरीके से उनको श्राप माना जाता था कि ये पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप किए हैं कि इनको इस जन्म में ये दिव्यांगता लेकर के ये पैदा हुए हैं, तभी ये चल फिर नहीं सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, तभी इनको ऐसे भगवान ने दंड दिया है। तो उनको जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे कि अगर उनके घर में कोई भी दिव्यांग बच्चा आ गया तो उसको ऐसे कमरे में बंद कर देते थे कि वहाँ पे ना तो रोशनी जाती थी ना हवा पानी जाता था। समझ लीजिए कि उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी और यहाँ तक कि उनके उपचार के लिए भी ठंडे और गर्म पानी का भी उपयोग किया जाता था। वहाँ पे उनको इलाज के लिए क्या करते थे कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज कर देते थे उनके ऊपर, और या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से उनको नहला दिया करते थे, कहते थे इससे ये ठीक हो जाएंगे। और उनके इलाज में किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं करते थे। और जैतून की जो पत्तियाँ आती हैं आप लोग जानते होंगे, उन पत्तियों के लेप से उनको ठीक करने का प्रयास करते थे। बाकी उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवस्था, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो या अन्य कोई हो, कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती थी। इसके साथ ही उनके अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए तो बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं किया गया था 16वीं शताब्दी तक, क्योंकि उस टाइम पे लोग बच्चों के साथ में इतना दुर्व्यवहार करते थे इन बच्चों के साथ कि वो बच्चे स्वयं से ये सोच रहे होंगे कि भगवान ने हमें पैदा ही क्यों किया है, शायद मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं तब मुझे ये सज़ा मिल रही है। और वो हीन भावना के भी बहुत ज़्यादा शिकार होते थे। तो उस टाइम पे शिक्षा के लिए बिल्कुल भी प्रयास उनके लिए नहीं किया गया था 16वीं शताब्दी तक। लेकिन 17वीं शताब्दी में आपको शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ ऐसे दर्शन शास्त्री थे जिसमें आपके N.A. डिस्कार्ड ने सीखने के सिद्धांत के आधार पर इसको रखा, और इसी काल में पाहो पिंस की ली नामक एक स्पेनिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने बधिर बच्चों के लिए, जो बच्चे सुन नहीं पाते थे या बोल नहीं पाते थे, उनके लिए लिखना पढ़ना सबसे पहले प्रारंभ किया कि वे बच्चे कैसे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया। और इसी काल में अगर हम बात करें आपके 17वीं शताब्दी में, तो इसी में आपको सूरदास जी, अन्नास जी, इन दोनों लोगों का भी वर्णन मिलता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं सूरदास जी वो आँखों से देख नहीं पाते थे और वो भी एक दिव्यांग व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी कृति से अपने नाम को अमर कर रखा है। अब हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी की।
17वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि जो 17वीं शताब्दी थी वहाँ पे शिक्षा के बारे में बात की गई। अब 18वीं शताब्दी में आपके पुनर्वास दिया जाने लगा। इसी युग में दिव्यांगता के क्षेत्र में पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाने लगी। इसके साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के भी जो परिणाम हैं वो भी देखने को मिलने लगे। इसी युग में शोध एवं अनुसंधान भी प्रारंभ हुए। साथ ही राजनीतिक जो सुधारक थे वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य ये सभी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करने लगे और उसमें इन्होंने काफ़ी सफल प्रयास भी किए। और इसी काल में अगर हम बात करें तो वाणी एवं भाषा जो संबंधी सर्वप्रथम आम्बे चार्ल्स द्वितीय एवं सैमुअल हार्वे ने हस्तचलित संकेतों की एक पद्धति विकसित की। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते हैं, यानी कि जो आपके HI के बच्चे होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे, उनके लिए सबसे पहले आपके आम्बे चार्ल्स द्वितीय ने और उनके लिए कार्य किया। उसके साथ ही हस्तचलित संकेत यानी कि सांकेतिक भाषा का यहाँ पे जो प्रचलन में आया वो सैमुअल हार्वे के द्वारा ये विकसित किया गया कि ये बच्चे सांकेतिक पद्धति के माध्यम से पढ़ेंगे, जो बच्चे आपके सुन नहीं पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं। तो जो बच्चे सुन और बोल नहीं पाते हैं, HI हियरिंग इम्पेयरमेंट के होते हैं, उनके लिए जो सांकेतिक भाषा सबसे पहले आया तो उसके जनक कौन माने जाते हैं? आपके सैमुअल हार्वे माने जाते हैं। इसके उपरांत अगर हम बात करें तो 1748 ईस्वी में डॉक्टर दीड रीट ने दृष्टिबाधित व्यक्ति जो थे उनके लिए सबसे पहले शिक्षा प्रारंभ की। और सर वैलेंटाइन ने सन 1784 ईस्वी में सबसे पहले एक अंध विद्यालय खोला, ब्लाइंड विद्यालय जिसको हम बोलते हैं। सबसे पहले किसने खोला? वैलेंटाइन ने खोला। 1784 ईस्वी में पहला ब्लाइंड स्कूल उन्होंने ही खोला। उसके बाद 18वीं शताब्दी में ही आपके 1800 के दशक तक दिव्यांगता को एक ऐसे मुद्दे के रूप में जाना जाने लगा जिसका व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक और नीतिगत प्रभाव भी देखने को मिला। बीमारी हो या आघात हो या अन्य स्वास्थ्य स्थितियां हो, इसके कारण दिव्यांगता को एक चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाने लगा। इसमें आमतौर पर चिकित्सा मॉडल को भी जन्म दिया गया। आपकी 18वीं शताब्दी में शिक्षा पे जोर तो दिया गया, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के चिकित्सा पर भी जोर दिया जाने लगा। उनके हेल्थ को भी यहाँ पे सामने लाया गया और उसकी भी जांच की जाने लगी और बच्चा किस दिव्यांगता से संबंधित है उससे संबंधित उपचार भी उसके होने लगे, जिससे दिव्यांगों को दिव्यांग व्यक्ति के मुद्दे के रूप में देखा जाने लगा। चिकित्सा प्रबंधन का लक्ष्य दिव्यांग व्यक्ति की दिव्यांगता की स्थिति का इलाज करना या उसके व्यवहार में संशोधन करना था। तो हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी में, तो उसमें आप जानते हैं शिक्षा का प्रारंभ हुआ और 18वीं शताब्दी में आपके शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा का भी यहाँ पे प्रबंधन किया जाने लगा और उसके साथ साथ यहाँ पे पुनर्वास भी प्रदान किए जाने लगे बच्चों को। अब हम बात करेंगे 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि दिव्यांगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काल भी रहा है, क्योंकि इसी शताब्दी में आपके क्रमबद्ध तरीके से बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए जाने लगे कि बच्चे ऐसे ही कहीं बैठ के शिक्षा न ग्रहण करें, उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था की जाए और उसमें वो बच्चे बैठ करके कह लीजिए औपचारिक शिक्षा ग्रहण करें। वो इसी शताब्दी में दिव्यांगों हेतु शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके लुइस ब्रेल जी हैं, इनका भी जन्म 1809 ईस्वी में हुआ। लुइस ब्रेल जी से आप लोग परिचित होंगे। इन्होंने आपके जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए 6 डॉट पे आधारित जो ब्रेल पद्धति है उसका विकास किया है इन्होंने। इसी 6 डॉट पे आधारित आपके विश्व की जितनी भी भाषाएं होती हैं वो लिखी पढ़ी जाती हैं। आपको ये स्लेट पे ऐसे 6 बिंदुओं पर देखने को मिलेगा। ये 6 बिंदु पर ऐसे आधारित होगा और इसी पे विश्व की सारी भाषाएं लिखी और पढ़ी जाती हैं।
तो इसका जो विकास हुआ वो किसने किया? वो लुइस ब्रेल जी ने किया और उनका जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में हुआ था। लुइस ब्रेल के जीवन परिचय के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपको उसका वीडियो अलग से मिलेगा, तो उसमें आपको लुइस ब्रेल जी का पूरा जीवन परिचय मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनका जो जीवन परिचय है, क्योंकि लुइस ब्रेल जी थे वे स्वयं भी ब्लाइंड थे, यानी कि दोनों आंखों से वो बिल्कुल भी देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने ही इस पद्धति का विकास किया था। आगे बात करें तो 1870 ईस्वी में ब्रिटेन के लोग दिव्यांगों की शिक्षा के लिए जागरूक भी हुए। इसके साथ ही 19वीं शताब्दी में दिव्यांगों हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने वालों में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का भी नाम आता है, जो कि आपके अमेरिका से संबंधित हैं, यानी कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और 1887 से 1922 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया था। इसके बाद अल्फ्रेड बिनेट का नाम आता है, जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1857 से 1910 ईस्वी तक कार्य किया। मैडम मारिया मांटेसरी भी इसी में आती हैं, जिनका कार्यकाल जो रहा वो इटली की रहने वाली थी और 1870 से 1952 तक इनका कार्यकाल चला। इन्होंने भी काफ़ी चीज़ें विकसित की। अगर आप लोगों को इनके बारे में पढ़ना है तो कल की वीडियो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को मारिया मांटेसरी के बारे में भी बताया गया है। एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसमें मारिया मांटेसरी के बारे में आपको मिलेगा। आदि इसमें प्रमुख नाम रहे हैं इस शताब्दी में आपके। भारत में सन 1857 में श्रीमती एनी शार्प ने अमृतसर में सबसे पहला ब्लाइंड स्कूल इन्होंने खोला था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। बाकी हम बात करेंगे अब 20वीं शताब्दी की। अब आप लोग जान गए होंगे कि 19वीं शताब्दी में किन किन चीज़ों का वहाँ पे विकास हुआ। तो आपके 19वीं शताब्दी में सबसे पहले तो क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। इसके साथ ही लुइस ब्रेल जी का जन्म इसी शताब्दी में हुआ था और इसमें आपके कई जो शिक्षाविद हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उसके बाद मारिया मांटेसरी, अल्फ्रेड बिनेट, ये सभी लोग इसमें आते हैं जिन्होंने काफ़ी इसमें कार्य किया है दिव्यांगों के लिए। इसके साथ ही 1857 में एनी शार्प ने अमृतसर में सबसे पहले ब्लाइंड स्कूल भी खोला था। ये तो 19वीं शताब्दी की बात रही। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही मानसिक तौर पर पिछड़े बालकों के लिए सबसे पहले विद्यालय खोले गए, परंतु ये जो प्रयास रहा वो सफल नहीं हो सका। कुछ समय पश्चात सर्वबाधित बच्चों के लिए एवं दृष्टिबाधित जो बच्चे थे उनके लिए, यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट और आपके जो ब्लाइंडनेस के जो बच्चे थे उनके लिए डे बोर्डिंग विद्यालय भी खोले गए। इस शताब्दी में भी आंशिक निःशक्त व्यक्तियों के लिए भी विद्यालय तो थे ही, परंतु उनमें अगर हम बात करें तो पूर्णतया जो सुविधा होती है वो सुविधाएं उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं थी। सन 1903 ईस्वी में लंदन में कमीशन और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ संस्थाएं मिलजुल करके जो मंदबुद्धि बच्चे थे उनके लिए कुछ कार्य किए और उनकी शिक्षा प्रारंभ किए। तो ये कार्य किसमें हुआ? आपके 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि बालकों के लिए यहाँ पे शिक्षा का प्रारंभ किया गया, उनके लिए ज़्यादा कार्य किए गए। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आपके हियरिंग इम्पेयरमेंट के थे या फिर आपके ब्लाइंडनेस के थे उनके लिए उतनी सुविधाजनक चीज़ें नहीं थीं। सन 1913 ईस्वी में भारत के कई राज्यों में जो दृष्टिहीन या मुंहबधिर बच्चों के लिए वहाँ पे विद्यालय खोले गए और उनके लिए काफ़ी कार्य भी किए गए। सन 1918 ईस्वी में रॉयल कमीशन हुआ, जिसे मेंटल डेफिशिएंसी बिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और भारत में ही सन 1929 में डॉक्टर कुंजित वर्ल्ड ने स्कूल फॉर द ब्लाइंड के नाम से मद्रास संगठन की एक स्थापना की और सन 1936 ईस्वी में ही मंदबुद्धि बच्चों के लिए भी सरकारी व मानसिक अस्पताल की भी स्थापना की गई। और 1950 ईस्वी में अक्षमता को अलग से परिभाषित किया गया और 1954 ईस्वी में मुंबई के एक नियमित विद्यालय में पहली बार विशेष शिक्षा प्रारंभ की गई।
तो पहली बार जो नियमित विद्यालय था वो कहाँ पे आपके शुरू किया गया? 1954 ईस्वी में मुंबई के एक नियमित विद्यालय में पहली बार विशेष शिक्षा को लाया गया था। सन 1965 में से 1966 ईस्वी तक भारत में शिक्षा आयोग के विवरण के अनुसार अगर हम बात करें तो दिव्यांग बच्चों के लिए जहां तक संभव हो सका वहां तक सामान्य विद्यालयों में समायोजन पर बल दिया जाने लगा। यानी कि जहां पे सामान्य बच्चे पढ़ रहे थे आपके जहां ये कह लीजिए कि प्राइमरी में, तो वहां पे दिव्यांग बच्चों को भी एडमिशन के लिए छूट दिया जाने लगा। इसके बाद 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष विद्यालय एवं समेकित विद्यालय की दोनों की बात की गई। तो कब बात की गई? 1968 ईस्वी में बात किया गया था विशेष विद्यालय और समेकित विद्यालय की। और 1972 ईस्वी में लुइस ब्रेल ने मेमोरियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। और उसके बाद 1986 ईस्वी में नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में शामिल करने की भी बात की गई। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 1986 ईस्वी में बात किया गया। फिर 1987 ईस्वी में ही मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ भारत में, जो कि था। और 1992 ईस्वी में भारत सरकार ने RCI की स्थापना की, जिसको हम भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से जानते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और 1995 में जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक वरदान साबित हुआ, इसमें निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशक्त जन अधिनियम बनाया गया, जिसको PWD एक्ट बोला गया, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये 1995 में आया और ये सभी बच्चों के यानी कि जो दिव्यांग बच्चे थे उनके अधिकारों की ये रक्षा करता था और ये 1995 में लागू हुआ। इसमें आपके 7 प्रकार की दिव्यांगता भी शामिल है, जो कि बाद में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे भी। अब हम बात करेंगे 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, नेशनल ट्रस्ट एक्ट जिसको बोलते हैं, ये पारित हुआ और इसमें 4 प्रकार की अक्षमताओं को रखा गया, जिसमें आपके मानसिक मंद, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, स्वालीनता और बहुदिव्यांगता को इसमें रखा गया। नेशनल ट्रस्ट एक्ट, इसमें आपके 4 प्रकार की दिव्यांगता होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन बाद में पूछे भी जाते हैं। तो मानसिक मंद और आपके जिसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, और सेरेब्रल पॉल्सी जिसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, स्वालीनता ऑटिज्म और बहुदिव्यांगता मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये चारों इसमें शामिल किए गए। अब हम बात करेंगे वर्तमान में। तो वर्तमान में जो दिव्यांगता है इसको जैविक, आनुवंशिक, सामाजिक और जो पर्यावरणीय कारक है इसके परिणाम स्वरूप देखा गया है, क्योंकि जिन बच्चों में आनुवंशिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार होते हैं तो वे बच्चे दिव्यांग जरूर होते हैं। जो दिव्यांग व्यक्तियों को अपने परिवारों या समुदायों में पूरी तरह से भाग लेने या उन्हें आवश्यक देखभाल और सेवाएं प्राप्त करने की क्षमता में बाधा के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार सरकारी और गैर सरकारी तौर पर हम बात करें तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें जो दिव्यांग है उनके लिए पुनर्वास सेवाएं, उसके साथ साथ उनको सामान्य जीवन प्रदान करने के लिए भी समाज को मुख्य धारा के विषय में जोड़ने की भी आसानी की है, क्योंकि अगर समाज को हम थोड़ा सा भी अवेयर करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में तो ही ये बच्चे आसानी से उस माहौल में जी सकते हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों को बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है। साथ ही इनके प्रति जो दृष्टिकोण है या कह लीजिए देखने का नज़रिया या रुचि या व्यवहार, इन सब में भी परिवर्तन देखने को मिला है और इनके लिए काफ़ी तकनीकों का भी आविष्कार हुआ है। अब तो ये था हमारा जो दिव्यांगता का परिप्रेक्ष्य था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में हम जाने। इतिहास जिसको हम बोलेंगे दिव्यांगता का, वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे दिव्यांगता के मॉडल की। तो दिव्यांगता के मॉडल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ये होता क्या है। तो दिव्यांगता के मॉडल में आपके क्षति को परिभाषित करने और अंततः एक आधार प्रदान करने का एक उपकरण माना गया है, जिस पर सरकार और समाज
जो दिव्यांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रणनीति तैयार करता है। ये चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? दिव्यांगता के मॉडल के। यानी कि समाज और सरकार दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ऐसी रणनीति तैयार करते हैं जिसमें वो सुलभता से शिक्षा ग्रहण कर सकें, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें, अपनी आवश्यकता अनुसार वो उपकरण प्राप्त कर सकें, यानी कि पुनर्वास के सभी साधन उपलब्ध हों जिससे वे अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये दिव्यांगता के मॉडल के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करें तो हमारा जो भविष्य है इसका उद्देश्य मॉडलों का एक समूह विकसित करना होना चाहिए जो दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाए रखे। अब हम इसमें बात करेंगे कि दिव्यांगता के मॉडल में कौन कौन से मॉडल आते हैं। तो पहला मॉडल जो आता है वो आपका दिव्यांगता का धार्मिक मॉडल आता है। धार्मिक मॉडल क्या कहता है कि ये दिव्यांगता का सबसे प्राचीन मॉडल माना गया है क्योंकि इसमें जो धार्मिक परंपराएं हैं ये शामिल होती हैं और ये प्राचीन समय से ही आपके प्रचलित है और मानव का ये सबसे पहला प्रयास था जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लाया गया था। धार्मिक मॉडल के अनुसार जो दिव्यांगता ईश्वर के क्रोध का परिणाम होता है। जैसा मैंने पहले बताया कि इन बच्चों को ये समझा जाता था कि ये पूर्व जन्म का पाप है, इनको कोई श्राप मिला है तभी ये दिव्यांग हुए हैं। तो इसमें हम बात करें कि कुछ धर्म जैसे कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो अक्सर कई जन्मों में विश्वास करते हैं जिनमें दिव्यांगता को पिछले जन्म के किसी बुरे कर्म या अनैतिक अपराध के परिणाम स्वरूप इनको ये समझाया गया कि कभी कभी दिव्यांगता के संभावित कारण को भी दिव्यांग व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उसके माता पिता या पूर्वजों द्वारा इसको किया गया पाप माना जाता है, या फिर इन बच्चों ने ये पाप किया है या फिर इनके पूर्वज ने किया है तब जाकर के इन बच्चों को ये परिणाम मिला है कि ये दिव्यांग हुए हैं। ईसाई धर्म में जैसे बात करें तो इसमें क्या होता है कि मनुष्यों के सामूहिक पाप के परिणाम स्वरूप इसको समझाया गया, यानी कि सभी लोगों ने मिल करके इसमें कोई ऐसा पाप किए हैं जिससे इन बच्चों को ये दिव्यांगता झेलने को मिल रहा है। दिव्यांगता के धार्मिक मॉडल के सिद्धांत का उपयोग सामान्य जनता को अच्छे व्यवहार और नैतिक प्रथाओं के बारे में उपदेश देने के लिए सदियों से किया जाता रहा है और दिव्यांगता के डर का उपयोग सामान्य जनता को धर्म और समाज के प्रचलित नैतिक मानकों से भटकने और रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में भी किया जाने लगा है। इसमें हम बात करेंगे ओवरऑल ये कहेंगे कि जो दिव्यांगता का ये मॉडल है इसमें आपके धार्मिक मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें यही हमें समझ में आता है कि इसमें ये कहा गया कि धर्म के प्रति जिन बच्चों की आस्था नहीं थी या फिर जो उस समय में दिव्यांग बच्चे हुए उनको ये कहा गया कि आप या तो पूर्व जन्म में कोई पाप किए रहे होंगे या फिर आपके पूर्वज किए रहे होंगे तभी आपको इस तरीके से दंड मिला हुआ है। अब इसी धार्मिक मॉडल का अन्य सिद्धांत भी दिया गया जिसको विश्वास की परीक्षा के रूप में भी माना जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान ने ही आपको विशेष रूप से दिव्यांग बनाया है क्योंकि आपने अपने धैर्य शक्ति या फिर भगवान के प्रति अपनी विश्वास जो है उसको आपने बनाए नहीं रखा। दिव्यांगता को धैर्य, साहस और दृढ़ता जैसे चरित्र विकसित करने के लिए भी ईश्वर द्वारा दिए गए अवसर के रूप में भी इसको देखा जाता है। ये सिद्धांत दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य आत्माओं के रूप में भी प्रस्तुत करता है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। धार्मिक मॉडल का मतलब यही होता है कि ये दिव्यांगता जो है वो रहस्यवाद है और आध्यात्मिक आशीर्वाद है जो कि भगवान ने इनको दोष के रूप में दिया है, या इनकी जो भी इंद्रियां एक तरीके से कार्य नहीं कर रही हैं ये सब इनके ही पाप के कर्म हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल। दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में विकास के साथ साथ दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल के रूप में भी ये सामने आया था। इस मॉडल को जैव चिकित्सा मॉडल के नाम से भी जाना जाता है जो कि दिव्यांगता को एक बीमारी या चिकित्सा के रूप में देखता है।
जो व्यक्ति में रहती भी है। जैसे आप कभी बीमार होते हैं तो आपको उपचार की आवश्यकता होती है, वैसे ही इसको हम क्या कहेंगे, दिव्यांगता का चिकित्सा मॉडल। तो ऐसे ही दिव्यांग व्यक्ति जब बीमार होते हैं और उनको चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो इसी को चिकित्सा मॉडल के नाम से जाना गया। और दिव्यांगता का व्यक्तिगत त्रासदी मॉडल भी इसको कहा जाता है। और इसी मॉडल में दिव्यांगता को मूल रूप से नकारात्मक के रूप में भी परिभाषित किया गया है। नकारात्मक क्यों? क्योंकि इसमें जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो कभी ठीक नहीं होते हैं, इस तरीके से इस मॉडल का कहना था। क्योंकि इसमें अमान्य, अक्षम, अपंग, दिव्यांग, मंदबुद्धि आदि जैसे जो शब्द थे वो यहाँ प्रचलन में आए और चिकित्सा मॉडल में इन सभी को स्थान भी दिया गया कि ये असामान्य हैं या अमान्य हैं, ये बच्चे या अक्षम हैं, अपंग हैं, दिव्यांग हैं, मंदबुद्धि हैं, तो इनको चिकित्सा से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये सभी शब्द कहीं ना कहीं चिकित्सा जगत में शामिल हुए, जिससे इन दिव्यांगों के प्रति ये चिकित्सा मॉडल जो था वो एक तरीके से आपके सफल नहीं था। दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे रोगियों के रूप में देखा जाता था जिन्हें प्रशिक्षित जो पेशेवर थे, या कह लीजिए जो प्रशिक्षित डॉक्टर थे, ट्रेनिंग लिए हुए डॉक्टर थे, उन्हीं के द्वारा ही इनको इलाज दिया जाएगा या इनको पुनर्वास दिया जाएगा, ऐसा मानना था। दिव्यांगों का जो चिकित्सा मॉडल है वो एक सक्षम व्यक्ति को दिव्यांगता वाले लोगों की तुलना से बेहतर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों का एकमात्र उद्देश्य ये था कि स्वयं को यथासंभव गैर दिव्यांगों के बराबर लाना। तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता भी होती है, कि जो जिन्हें चिकित्सा की आवश्यकता है उन्हें चिकित्सा के माध्यम से ठीक भी किया जाए। अब हम बात करेंगे दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल। तो सामाजिक मॉडल क्या कहता है कि इसमें इनकी जो सीमाएं थी चिकित्सा मॉडल की, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये सामाजिक रूप से बाहर आया, जिसके बाद 1960 और 70 के दशक में हम बात करें तो ये दिव्यांगता सबसे ज़्यादा एक्टिव हुई। ये मॉडल दिव्यांगता के अल्पसंख्यक मॉडल के रूप में भी जाना जाता है और ये समाज का बहुमत था जो कि दिव्यांग लोगों को अक्षम करता था। ये तर्क दिया जाता है कि दिव्यांगता समाज द्वारा ही निर्मित एक घटना होती है और ये एक दिव्यांगता वाला व्यक्ति तब तक अक्षम नहीं होता है जब तक सामाजिक संरचना उस व्यक्ति को वंचित स्थिति में न डाल दे। यानी कि समाज के लोग ही इस व्यक्ति को जब अपने उस समाज से अलग कर देते हैं तभी वह व्यक्ति क्या होता है, दिव्यांगता की कैटेगरी में आता है। यह वह समाज है जहाँ सीमाएं लगाता है और दिव्यांग लोगों को सामाजिक गतिविधियों की मुख्य धारा के विषय से बाहर कर देता है। और सामाजिक मॉडल में ये भी कहा गया है कि यहाँ पे सामाजिक उत्पीड़न ज़्यादा देखने को मिलता है और लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे आपके या व्यक्ति जो हैं वो शारीरिक रूप से आपके अक्षम होते हैं या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, तो उन बच्चों की या व्यक्तियों की भागीदारी ये समाज में नहीं समझते हैं, उनके जीवन जीने में कहीं ना कहीं ये बाधाएं पहुंचाते हैं। और सामाजिक मॉडल ये भी कहता है कि इसमें एकीकरण का ज़रूरत भी है, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं इनको भी इसमें लागू किया जाना चाहिए, जिससे इन बच्चों को मानवाधिकार प्राप्त हो और इन व्यक्तियों को मानवाधिकार प्राप्त हो, जिससे ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है हमारा दिव्यांगता का पुष्टिकरण मॉडल। पुष्टिकरण मॉडल का मतलब ये होता है कि ये एक दिव्यांगता का सकारात्मक स्वरूप है और इसमें ये शुरुआत हुई कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या फिर जो दिव्यांग बालक हैं उनको स्वीकार किया जाए और उनको इस दिव्यांगता से या इस समाज से अलग ना किया जाए और उनके साथ कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक करने का प्रयास भी किया जाए। इसके साथ ही इस मॉडल को दिव्यांगता को एक पहचान के रूप में भी देखा जाता था कि इसमें बच्चों की पहचान की जाएगी और उनके लिए पुनर्वास प्रदान किए जाएंगे, चाहे वे बच्चे किसी भी लिंग, धर्म या नस्ल के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समूह के ही क्यों ना हों। इसके साथ ही ये मॉडल जो है वो सामाजिक मॉडल में अक्सर पाया गया कि यहाँ पे नीतियाँ जो थी या बाहरी जो वातावरण था उसके बजाय इनको आत्मस्वीकृति पर बल दिया गया। दिव्यांग लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और भावनात्मक अनुभव उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं
और एक पहचानने योग्य अल्पसंख्यक समूह बनाते हैं जिसे दिव्यांग लोग कहा जाता है। पुष्टि मॉडल को पहचान मॉडल भी यहाँ पे इसके नाम से भी इसको जाना जाता है कि पुष्टिकरण जो मॉडल है आपका, इसको पहचान मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की जाती थी और उनके साथ में सकारात्मक व्यवहार किया जाता था। अब हम बात करेंगे दिव्यांगता का अल्पसंख्यक मॉडल। तो अल्पसंख्यक मॉडल क्या है दिव्यांगता का? इसमें सामाजिक राजनीतिक मॉडल के रूप में इसको हम जानेंगे। और सामाजिक मॉडल में इस विचार को जोड़ा गया क्योंकि दिव्यांगता को नकारात्मक दृष्टिकोण और सामाजिक बाधाओं के माध्यम से ही ज़्यादा हानि देखने को यहाँ पे मिला है। ये सुझाव इसलिए है क्योंकि जो दिव्यांग लोग हैं उनका एक अधिकार है और उनके अधिकार के लिए एक गठन किया गया था, जो कि आप जानते हैं 1995 में एक नियम आया जिसको PWD एक्ट बोला जाता है, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये एक्ट 1995 में आया था। अल्पसंख्यक मॉडल अल्पसंख्यक अनुभव के रूप में दिव्यांगता के अनुभव को सामान्य बनाता है ये, और इसी अनुभवों की तुलना में अधिक या कम असामान्य या फिर विचलित ये नहीं होता है। और अनिवार्य रूप से ये दावा करता है कि जो दिव्यांग लोग हैं वो आंशिक रूप से या फिर शारीरिक जो उन्हें प्रॉब्लम है इसी कारण ये दिव्यांग नहीं होते हैं, बल्कि दिव्यांगता के और भी कारण हो सकते हैं जिससे समाज में वे सक्षम रूप से कह लीजिए भागीदार नहीं हो सकते हैं या उस समाज में वो अपने आप को नहीं ढाल सकते हैं। एक ही वहाँ पे आपको देखने को ये नहीं मिलेगा कि ये बच्चे वहाँ पे जो दिव्यांग हैं वो किसी एक या दो डिसेबिलिटी से ही ग्रसित हैं, नहीं, उनमें बहुत सारी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है जिसके कारण भी वे समाज में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं और जीवन व्यतीत करने में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न भी होती हैं। दिव्यांगता के मॉडल की उपर्युक्त व्यापक श्रेणियों के अलावा विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित कई अन्य मॉडल भी दिए गए हैं और उन मॉडलों में से हम लोगों ने ये 5 मॉडल पढ़े और उसके बाद भी आपको और भी मॉडल मिल जाएंगे जो कि दिव्यांगता की कल्पना कैसे करते हैं इसके बारे में ये बताता है। तो आपका ये जो दिव्यांगता का अल्पसंख्यक मॉडल है, इसमें जो अल्पसंख्यक व्यक्ति थे उनके लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप में उनको देखा जाता था और नकारात्मक उनके प्रति व्यवहार रहता था। उनको समाज का एक अंग ना मान करके समाज से उनको परे रखा जाता था। और पुष्टिकरण मॉडल जो है आपका दिव्यांगता का, इसको पहचान मॉडल कहा जाता है और पहचान के रूप में इसको जानते हैं। यहाँ पे दिव्यांगता को स्वीकार किया जाता है और जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं या दिव्यांग लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या नस्ल के हों, उनको स्वीकारा जाता है, उनकी दिव्यांगता को स्वीकारा जाता है और उनकी आत्मस्वीकृति होती है और बाहरी वातावरण यानी कि बाधा मुक्त वातावरण उनको प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही आपका सामाजिक जो मॉडल होता है, इसमें आप जानते ही हैं समाज में एक इनको निर्मित घटना के रूप में जाना जाता है और व्यक्ति तब तक इसमें अक्षम नहीं होता है जब तक वो सामाजिक संरचना से वंचित हो या उस स्थिति में ना पहुंच जाए। तो इस तरीके से सामाजिक मॉडल के बारे में बताया गया, चिकित्सा मॉडल बताया गया, इसके साथ ही धार्मिक मॉडल आपको बताए गए। तो ये आपके 5 जो हैं वो दिव्यांगता के मॉडल हैं और इसके पहले आप लोगों को दिव्यांगता के इतिहास के बारे में बताया गया, जो कि आप 1 से 2 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको शॉर्ट टाइप के भी मिलेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं आपके, वो भी या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, दोनों आप यहाँ से अच्छे से कर ले जाएंगे। काफ़ी चीज़ें आपके इसी फर्स्ट यूनिट में ही दी गई हैं जो आपको आगे चल कर के भी काम आने वाली हैं। यहाँ पे आपको पहला अंध विद्यालय कहाँ पे खुला, यानी कि ब्लाइंड स्कूल कहाँ पे आया, और आपके HI बच्चों के लिए पहला स्कूल कहाँ आया और बधिर बच्चों के लिए कब कार्य किए गए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर आप हमारे साथ जुड़ें और यहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती भी रहेंगी। यदि आपको हमारा ये PDF चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी।
फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पूरी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और सिलेबस के अनुसार आपको जो भी PDF की ज़रूरत हो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको वो PDF ढूंढने में समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपके कमेंट को देखा जाएगा और आपसे संपर्क करते हुए आपको वो PDF प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट से हों या फिर अन्य इंस्टीट्यूट से हों। तो इसी के साथ में हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म हुआ और हम भी आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।